नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? चलिए, तो बच्चों आज जो है हम लोग हमारा पांचवा इकाई है ना, ऊष्मा एवं ताप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने अपने पिछले क्लास में जो है ताप के मापन के बारे में चर्चा कर रहे थे। ओके, जिसमें हमने जो है आपको ताप मापी या थर्मोमीटर के बारे में जानकारी दिया। तो आज जो है हम लोग प्रयोगशाला थर्मोमीटर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है ऊष्मा की अभिधारणा के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके, तो मेरे सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए, तो हम लोग जो है बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोगशाला थर्मोमीटर की। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? जो है प्रयोगशाला थर्मोमीटर के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। ओके, चर्चा करते हैं। तो बच्चों जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है उससे, जैसे कि हमने आपसे कहा कि उससे क्या करते हैं, उससे जो है प्रयोगशाला तापमापी में पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। ठंडा होने पर पारा जहां पर ठहरता है उस बिंदु पर, देखिए इस तरह से ये जो है प्रयोगशाला थर्मोमीटर का चित्र जो है आपके किताब में दे रखा है ना, उसको जरा देख लीजिए। ओके, तो ये जो प्रयोगशाला थर्मोमीटर है यानी प्रयोगशाला तापमापी में पैमाना बनाने के लिए तापमापी की जो नली है, नली को क्या करते हैं, उसको जो है बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं और ठंडा होने पर जहां पर उसका पारा ठहरता है उस बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अधो बिंदु कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग जो है अधो बिंदु कहते हैं। इसके पश्चात फिर क्या करते हैं, इसके पश्चात नली को जो है उबलते हुए जल के वाष्प में रखते हैं और उस पर जो है ये देखिए उस पर जो है ये देखिए 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं और उस बिंदु को ऊध्र बिंदु कहते हैं। उस बिंदु क्या कहते हैं? ऊध्र बिंदु कहते हैं। ओके, तो ये दोनों बिंदु आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से बिंदु है? अधो बिंदु और कौन सा? ऊध्र बिंदु है। ओके, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है ये देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है ना, अंकित करते हैं और इन दोनों बीच की जो लंबाई है 100 बराबर भागों में जो है बांट लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एक भाग का जो है 1 डिग्री सेल्सियस माप जो है होगा। अब देखिए बच्चों ये जो फ़ारेनहाइट है ये देखिए, अब देखिए सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तापमापी है। तो जो फ़ारेनहाइट है इसमें जो है हमारे 32 है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा ऊध्र बिंदु जो है उसकी 212 फ़ारेनहाइट ओके अंकित करते हैं और इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की लंबाई 180 भागों में क्या कर देते हैं, इसको बांट देते हैं। ओके, और एक भाग जो है इसका 1 फ़ारेनहाइट होगा। तो ये जो है ये हमारा क्या हुआ, तो इसको जो है आप जरा चित्र के साथ क्या करना है, आपको आपको जो है इसको समझना है। अब जो है हम लोग प्रयोगशाला की जो तापमापी है, ओके, प्रयोगशाला की जो तापमापी है उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, क्या अंतर है दोनों तापमापी में, यानी जो हमारी जो डॉक्टरी तापमापी देखा और प्रयोगशाला है उसको जरा समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जो डॉक्टरी जो हमारे तापमापी है यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर है, वो किस लिए करते हैं? वो जो है चिकित्सा उद्देश्यों के लिए विशिष्ट है, यानी चिकित्सा उद्देश्यों के लिए हम लोग करते हैं। ये हमने हमारे पिछले क्लास में देख लिया है ना। और यहाँ पे जो है क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में पारा बल्ब, जिसका जो पारा होता है बल्ब होता है, बल्ब के ठीक ऊपर ही एक गुंदी मौजूद होती है। ओके, ये क्या होता है, इसमें मौजूद होता है। फिर जो है हमने क्या देखा, क्लिनिकल थर्मोमीटर का उद्देश्य क्या है, चिकित्सा उद्देश्यों के लिए हम लोग जो है इसका करते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है मानव शरीर के तापमान पर केंद्रित रहते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, यह पारे के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है, जिससे किसी व्यक्ति के मुंह या बगल या उसके क्या होता है बगल से थर्मोमीटर हटाने से, यानी हाथ के नीचे सब थर्मोमीटर रख के नापते हैं ना, तापमान आसानी से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ा जा सकता है। अब देखिए प्रयोगशाला थर्मोमीटर में कैसा कैसा होता है। तो
प्रयोगशाला थर्मोमीटर में क्लिनिकल थर्मोमीटर के समान कोई भी गुंदी मौजूद नहीं होता है। देखिए इसकी आकृति सब कैसा है बच्चों, अलग होता है। और ये किस लिए उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला थर्मोमीटर विभिन्न वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है उसका उपयोग करते हैं। ओके। फिर प्रयोगशाला थर्मोमीटर व्यापक तापमान सीमा को माप सकते हैं, यानी कितना भी तापमान की सीमा हो उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं। और प्रयोगशाला थर्मोमीटर में जो है हम लोग क्या नहीं कर सकते, जैसे कि हमने इसमें देखा है ना, चिकित्सा के लिए सब यूज करते हैं, तो प्रयोगशाला थर्मोमीटर में क्या नहीं कर सकते हैं, बाकी जैसे कि हमारे जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है उसकी तरह जो है हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और विभिन्न वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है उपयोग करते हैं। फिर देखिए प्रयोगशाला थर्मोमीटर का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो हमने देखा जैसे कि हम लोग डॉक्टरी थर्मोमीटर के उपयोग में बहुत सारे सावधानियां बरतते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी हमें क्या होता है, हमें जो है बहुत सारे सावधानियां बरतनी पड़ती है। अब ये देखिए, आपको हमेशा क्लिनिकल थर्मोमीटर के समान ही हमें क्या करना चाहिए, प्रयोगशाला थर्मोमीटर में भी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको प्रयोगशाला थर्मोमीटर को हमेशा बिना झुकाए सीधे खड़े अवस्था में रखना चाहिए। फिर देखिए, थर्मोमीटर का बल्ब कभी भी उस बर्तन की सतह को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर उसको छू लिया तो क्या हो सकता है, टूट फूट सकती है ना। तो थर्मोमीटर का बल्ब कभी भी उस बर्तन की सतह को नहीं छूना चाहिए जिसमें पदार्थ रखा गया है। हालांकि थर्मोमीटर का बल्ब पदार्थ में पूरी तरह से क्या होना चाहिए, डूबा होना चाहिए, ताकि ये बल्ब को सभी तरह से ढक ले, है ना, पूरी तरह से डूबा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उसके किसी भी सतह पर क्या करे, तोड़ फोड़ करे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों का जो है हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब जो है बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है हमारी ऊष्मा की अभिधारणा। ओके, किसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग, ऊष्मा की अभिधारणा। तो सबसे पहले जो है आपको ये समझना है, हमें पता है कि जब भी आप कोई, यानी सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ओके। हमारे जो है सारे स्कूल के बच्चे सब ध्यान से सुन रहे हैं ना, हमारे यूपीएस चराहुआ से बच्चे सब सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सीएस महागांव है ना, फिर जो है हमारे शहनशाहपुर, सभी बच्चे सब अच्छे से बैठ के सुन रहे हो ना, देख रहे हो। ओके, चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी हुई। चलिए, अब जो है बच्चों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह हमने आपको अपने पिछले क्लास में ही बताया था, अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की तरफ होती है। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा, ऊष्मा के बारे में हम लोग समझने से पहले, जैसे कि आपने जो है किसी बर्तन में क्या किया, पानी रखा, पानी को उबालने को रख दिया, थोड़ी समय बाद आप क्या देखोगे कि वो जो बर्तन है उसका ढक्कन है ना, वो अपने आप ही क्या हो रहा है, हिल रहा है। तो क्या कोई आकर हिला रहा है उसे? जी हाँ, क्योंकि जो ऊष्मा होती है उसमें, यानी जो भाप बनकर उड़ रहा है पानी, और ऊष्मा में क्या होती है, बहुत ही शक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप प्लेट जो है जिसके ऊपर हमने ढक के रखा है वो भाप के द्वारा ऊपर नीचे होने लगता है। ओके, तो जरा हम जो है इसको क्या करते हैं, थोड़ी और डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, थोड़ी और डिटेल में क्या करते हैं, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो है ऊष्मा किस तरह से हम लोगों को देखना है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक बर्तन में पानी रखा हुआ है। ओके, अभी आप सिर्फ इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑयल रखा है, उन सबसे हम अलग करेंगे, तेल रखा है, उन सबसे अलग परीक्षण करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर पानी रखा हुआ है ना, यहाँ पे एक तापमापी है, यहाँ पे देखिए एक लोहा है ना, एक लोहे का जो है एक एक ऐसे टुकड़ा सा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है एक ईंट है।
तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज की, हर वस्तु की ऊष्मा कैसे होती है बच्चों, अलग अलग होती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस लोहे को हम लोग इसके ऊपर रखकर और इस पत्थर को इसके ऊपर रखकर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है गर्म करते हैं। ओके, हमने जो है क्या कर दिया, इन दोनों को जो है गर्म करना शुरू कर दिया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तापमापी को यहाँ पे पानी में रख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस लोहे को और इस जो ईंट है, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। आप पानी में देख रहे हो कितना तापमान हुआ है। तो थोड़े समय बाद जब ये गर्म हो जाएगा, है ना, थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, ये जो लोहा है ये जब गर्म होगा और ये जो पत्थर है, हम दोनों का देखेंगे तापमान जो है किस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग जब पानी में डालेंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको जरा इस पानी में डाल के देखते हैं। ओके, जैसे ही हमने पानी में डाला, ये देखिए तापमान क्या हुआ बच्चों, तापमान जो है अपने आप बढ़ गया, है ना। तापमान क्या हो गया, अपने आप बढ़ना शुरू हो गया। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो आपने देखा कि जैसे ही, अब देखिए जरा इस ईंट को डाल के देखते हैं, ओके, कि तापमान में क्या बदलाव आया। ओके, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई भी गर्म चीज को अगर हम किसी चीज में डाल दे तो क्या होता है, उसके तापमान में जो है परिवर्तन होने लगता है। जब ये पानी ठंडा था तब हमने तापमान देखा तो उसका तापमान कैसा था, जो है नीचे गिरा हुआ था। जैसे ही गर्म, है ना, गर्म चीजों को हमने इसमें डाल दिया तो क्या हो गया, तापमान जो है अपने आप बढ़ गया, जो जो हम लोग तापमापी की सहायता से देख सकते हैं। चलिए, अब जब हमने ये देख ही लिया तो एक और परीक्षण करके देखते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या कर रखा है हमने, पानी है और तेल है, दोनों ले रखा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है पानी को और इस तेल को, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को जो है सबसे पहले एक तापमापी के से हम लोग देख लेते हैं तापमान कितना है। ओके, ये देख रहे हो तापमान कितना है, दोनों का अलग अलग तापमान है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जो है हम लोग क्या करना शुरू करेंगे बच्चों, इनको जो है हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं। तो आपको पता है, जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उस वस्तु की जो है तापमान बढ़ जाता है ना। उस वस्तु की क्या हो जाता है, तापमान जो है बढ़ जाता है। अब देखिए पानी, देखिए गर्म हो चुका है। अब हम देखते हैं, जब तेल और पानी दोनों गर्म होगा तो क्या दोनों का जो तापमान है वो एक समान आएगा या वो अलग अलग आएगा। ओके, अब हम देख रहे हैं तेल भी गर्म हो चुका है और हमारा जो है पानी भी गर्म हो चुका है। मेरे बच्चे देख रहे हैं ना किस तरह से जो है भाप उड़ रहा है ऊपर की तरफ, है ना, किस तरह से ऊष्मा की जो है अभिधारणा, किस तरह से ऊष्मा जो है किस तरह से जा रहा है, किस तरह से तापमान जो है इसकी जो है बढ़ रही है। अब हम लोगों को क्या करना है, तापमापी लेना है। ओके, ये देखिए तापमापी यहाँ पे जो है हमने पानी के इसमें रख दिया। अब जो है इसको तेल के इसमें भी हमने तापमापी रख दिया। जब हमने तेल में ये तापमापी रखा तो क्या हुआ, इसकी जो ताप है वो बहुत ज्यादा है, पानी से क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो तेल का ताप जो है वो अधिक है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये पता चलता है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं की, है ना, क्या पता लगता है कि समान द्रव्यमान या फिर भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय तक, यानी दोनों को एक साथ ही एक ही समय तक हमने रखा, लेकिन जब हमने तापमान देखा तो क्या हुआ, दोनों का जो है हमें अलग अलग जो है दिखाई दिया। ओके, तो ऊष्मा का जो है मापन पर भी क्या होता है, उसकी अलग अलग जो है हमें अलग प्रकार से हमें ऊष्मा का जो है अभिधारणा होता है। ओके, तो जो है कौन कौन से है, किस किस तरह से अलग अलग वस्तुओं को करने से जो है ऊष्मा ज्यादा होता है, कम होता है, इन सबको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ये जो है आपको, आपने कभी देखा होगा कई बार जो है एक ही चीज को आपको गर्म करने में क्या होता है बच्चों, बहुत समय लग जाता है ना। कई बार जो है बहुत सारे चीजों को, यानी दो अलग अलग चीजों को
करने में हमें समय लग जाता है, और कई क्योंकि कई चीजें ठंडी होती है, कई चीजें गर्म होती है, तो उसके हिसाब से जो है तापमान जो है निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, यानी आप समझ लीजिए कि पदार्थ कितना है। समझ लीजिए आप एक बर्तन में, है ना, 1 किलो चावल एक बर्तन में लो, उसको पकाओ, और दूसरे बर्तन में जो है 2 किलो चावल को पकाओ। तो आप लोग ये देखोगे कि दोनों में जो है ऊष्मा की आवश्यकता अलग अलग होती है। जो 1 किलो चावल जो आपने डाल के पकाया वो जल्दी पक जाएगा, है ना, उसमें ऊष्मा कम लगती है। लेकिन जिस बर्तन में आपने 2 किलो जो है चावल डाल के पका रहे हो, उसमें क्या होगा, उसमें जो है अधिक समय लगेगा। तो किसी भी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक है ऊष्मा की मात्रा, जो है मात्रा होती है उस वस्तु के द्रव्यमान पर क्या होता है, निर्भर होता है। अब देखिए अगला, देखिए जो ऊष्मा की जो मात्रा होती है वस्तु के तापांतर यानी प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर पर क्या होता है, वो निर्भर होता है। ये हमारे जो है महागांव के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना। आज हमारे जो है बच्चे भी बहुत कम है, लेकिन जो है आप सबको जो है मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहा है। तो बच्चों अब देखिए, ये देखिए अगला, देखिए ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर यानी प्रारंभिक तथा अंतिम ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है 2 पैकेट, 1 पैकेट दूध यानी 2 पैकेट दूध आपको उबालना है, 1 पैकेट दूध जो है आप जो सामान्य तापमान पे रखा है उसको लो, और जो दूसरा पैकेट है वो आप कहाँ से निकालोगे, फ्रिज से निकालोगे। ओके, फ्रिज से जो आप दूध निकालोगे तो वो बहुत ठंडा होगा। अब आप दोनों को एक एक बर्तन में, अलग अलग बर्तनों में डाल के उबालना शुरू कर दोगे, तो आप देखोगे जो सामान्य ताप पे रखा हुआ दूध है वो जल्दी उबल जाएगा, उसमें ऊष्मा कम चाहिए। लेकिन जो आपने फ्रिज से निकाला हुआ दूध का पैकेट है, जब उसको आप उबालने लगोगे तो उसमें क्या होगा बच्चों, उसको ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होगी, है ना, उसमें जो है आपको ज्यादा समय लगेगा। अब देखिए, किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। तो यानी हर पदार्थ की अपनी अपनी ऊष्मा होती है ना। जैसे कि हमने देखा, हमने जल को गर्म किया, तेल को गर्म किया, या फिर जल को आप गर्म करो, दूध को आप गर्म करो, तो आप देखोगे कि हर वस्तु जो है अलग अलग समय पर यानी अलग अलग तापमान होता है, अलग अलग तरीके से गर्म होता है, यानी कि दोनों एक जैसे ही एक ही समय पर गर्म आपको मिल जाएगा। दोनों का अलग अलग क्या होता है, समय होता है। तो हर पदार्थ की अपनी ऊष्मा होती है, और सभी पदार्थ जो है क्या होता है, अलग अलग समय पर उसके हिसाब से क्या होता है, गर्म होता है। ओके, तो इतनी बातें जो है मेरे बच्चों को समझ में आ गया। ओके, आ गया तो यस बोल दीजिए। चलिए, अब जो है बच्चों हम लोग अगला पढ़ेंगे ऊष्मा स्थानांतरित, यानी ऊष्मा की जो स्थानांतरण है उसकी विधियां कैसे कैसे है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो सब जो है अलग अलग तरीके से होता है। ओके, किसी वस्तु पर क्या होता है, बहुत जल्दी स्थानांतरित हो जाती है, किसी पे जो है क्या होता है, बहुत कम समय पर होता है। चलिए तो जरा हम लोग जरा देख लेते हैं थर्मोमीटर की सहायता से कैसे हम लोग जो है, हमने जैसे कहा कि सब में जो है अलग अलग होता है। ये देखिए पानी है, पानी को हम गर्म कर रहे हैं, है ना, पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो है गर्म करना शुरू कर देंगे। तो जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब हम लोग जो है सबसे पहले पानी को गर्म करने से पहले हम लोग ये तापमापी ले लेते हैं। उससे हम क्या करेंगे, इस पानी का जो है तापमान को हम लोग जरा टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये देखिए जब हमने जो है नॉर्मल पानी जो लिया, सादा पानी लिया बिना गर्म किए, उसका जो है तापमान है, ये देखिए कहाँ तक बढ़ा हुआ है ना, 30 डिग्री सेल्सियस तक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है गर्म करना शुरू कर देते हैं।
चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इसको गर्म करेंगे तो एक एक यानी पहला सामान्य 30 डिग्री सेल्सियस था। अब जो है हम लोग देखेंगे कि जब हमारा 2 मिनट हो जाएगा तब क्या समान ताप रहेगा या ताप में क्या होगा, कोई अंतर आएगा। ये सारी बातें जो है हम लोगों को पता लगेगा। आप बताइए मुझे, ताप में अंतर होगा कि नहीं होगा? मेरे बच्चे बताइए मुझे। यस, मैं आपके जवाब देख रही हूँ, आंसर्स दीजिए मुझे। यस, अब 2 मिनट हो चुका है। अब देखिए कितना बढ़ गया, ये 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। तो उसी हिसाब से जितना हम गर्म करेंगे, जितना समय लगाएंगे, उसी के हिसाब से क्या होगा बच्चों, तापमान में जो है वृद्धि होगा। तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। ओके, चलिए तो इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, अगले इसकी तरफ चलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो है हमने ये देख लिया कि किस तरह से जो है तापमान में वृद्धि हो रहा है। जितना समय आप लगाओगे उसी हिसाब से जो है तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब जो है हमारा ऊष्मा, ऊष्मा यानी तीन विधियों पर, यानी ऊष्मा का संचरण तीन विधियों द्वारा होता है। ओके, ऊष्मा का मापन का निर्भरता, पहले ये जरा देख लेते हैं। ऊष्मा का जो मापन का निर्भरता है, यानी हमने ये सब देख लिया ना कि किसी पदार्थ को जो है गर्म करने पर कैसे कैसे उसकी मापन की जो है होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा का संचरण तीन विधियों से होता है। सबसे पहला है हमारा चालन। ओके, अब देखिए बच्चों, इस विधि में अगर आप देखोगे, अगर आप एक कोई भी बर्तन में आप क्या करोगे, थोड़ी सी उबलता हुआ जल लोगे। ओके, उसको जो है आप लोग क्या करोगे, एक स्टील का चम्मच जो है उसके उसमें डाल के रखोगे। थोड़ी समय बाद जब आप देखोगे तो आपको, पहले अब जब आप छुओगे तो ज्यादा गर्म नहीं होगा, लेकिन थोड़े समय बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है गर्माहट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या कर रखा है, चालन विधि क्या है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए एक छड़ ले रखा है, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, है ना। जब गर्म किया तो थोड़े समय बाद क्या हो रहा है, जो ऊष्मा है वो प्रवाहित हो रही है ना। जो है गर्म चीज से कम गर्म चीज की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ठोसों में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, जो ठोस वस्तुएं होती है उसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अब देखिए इस कंडक्शन यानी चालन में क्या होता है, दूसरे शब्दों में ठोसों में चालन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा, ऊष्मा को क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी एक सिरे से क्या हो रहा है, इस तरह स्थानांतरित हो रहा है, दूसरे सिरे तक स्थानांतरित किया जाता है। अथवा चालन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ठोस में ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ओके, चलिए तो बच्चों, किसी ठोस में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे सिरे तक एक ही बार में स्थानांतरित नहीं होता। जैसे ही आप वो जो चम्मच को गर्म पानी में रखा, आप ये नहीं देखोगे कि एकदम से गर्म हो गया, धीरे धीरे होता है। जब कोई भी बर्तन में खाना बना रहे हो, कोई अगर आप लोग कुछ स्टील का चम्मच यानी धातु का कोई भी चम्मच कुछ लो और उसको आप पहले जब हिलाओगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उसको थोड़े समय के लिए उसमें रखकर चले जाओगे और उसको छूने की कोशिश जब आगे आकर करते हो तो क्या होता है, हमारा हाथ जलने की संभावना होती है क्योंकि गर्म हो जाता है। तो किसी ठोस में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ही बार में स्थानांतरित नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ समय लगता है। ओके, क्या लगता है, कुछ समय लगता है। अर्थात ठोस में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक धीरे धीरे स्थानांतरित होते हैं। यस, हमारी निधा शर्मा जी बोल रही है चालन, बहुत बिल्कुल सही बोला। बच्चों को समझ में आ रहा है ना? चलिए आप लोग मुझे कमेंट करते जाइए, तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरे बच्चे कितने अच्छे से बैठे हैं, कितने ध्यान से बैठ के जो है क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए अब जो है बच्चों, जो हमारा चालन होता है, जो चालन की जो प्रक्रिया होता है, जैसे हमने कहा कि धीरे धीरे क्या होता है, चालन होता है ना।
धीरे धीरे क्या होता है, चालन होता है। तो देखिए, आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ता लगा लगा होता है ना। हमेशा क्या लगा होता है, प्लास्टिक की या लकड़ी की हत्ता लगा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर यहाँ पर किसी धातु का हत्ता लगा है, हैंडल लगा है, तो क्या हो सकता है, हमारे हाथ जलने की संभावना हो सकता है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, आपके घर में, आपके किचन में जरा जाकर देखिएगा, आपकी मम्मी जो खाना बनाती है उन सब बर्तनों में किसके हैंडल लगे हुए हैं, है ना। प्लास्टिक के है या लकड़ी के है या धातु के है, और मुझे अगले क्लास में आप बताइएगा। चलिए, क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि सारे पदार्थों में एकदम से आसानी से ऊष्मा का चालन होता है? कुछ वस्तुएं ऊष्मा का चालन कर सकती है, जबकि कुछ वस्तुएं नहीं। यानी कई वस्तुओं में, जैसे कि हमने अभी कहा कि प्लास्टिक या किसी लकड़ी का जब हत्था लगा होता है, तो ये जो लोहे की या कोई भी धातु का जो बर्तन है, वहां पे बहुत जल्दी ऊष्मा फैलता है। लेकिन ये जो हैंडल है, इसमें क्या नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। तो कुछ वस्तुओं में देखिए, क्या हो सकता है, कुछ वस्तुओं में चालन हो सकता है, ऊष्मा का चालन आसानी से होता है, जबकि अन्य वस्तुओं में जो है चालन नहीं होता है। ओके, यहां तक मेरे बच्चों को क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए बच्चों, जैसे हमने आपको बताया, एक गर्म पानी ले रखा है, यहाँ पे देखिए धातु, मेटल है, यहाँ पे एक प्लास्टिक रखा हुआ है, प्लास्टिक की छड़ है, यहाँ पे जो है लकड़ी की छड़ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये गर्म पानी में हम लोग जो है किसको डालेंगे, ये जो धातु है, धातु की छड़ को हम लोग इसमें रख देंगे। फिर जो है हम लोग उसी तरह से प्लास्टिक के छड़ को भी क्या करते हैं, प्लास्टिक के छड़ को भी इसमें रख देते हैं। और उसी तरह से जो है लकड़ी के छड़ को भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है रख देंगे। तो आप मुझे बताइए कि जो कौन से छड़ में जो है ऊष्मा क्या होता है, जल्दी जो है स्थानांतरित होता है। अब कुछ समय के लिए छोड़ दिया, ओके, अब हमने क्या कर दिया, इसको जो है कुछ समय के लिए छोड़ दिया, और जरा छू कर देख रहे हैं, तो हमें जो है कोई खास गर्म नहीं लग रहा है। जब धातु को छुआ, जब हमने लकड़ी के छड़ को छुआ, है ना, जब हमने प्लास्टिक के छड़ को छुआ, सब हमें क्या नहीं लग रहा, ज्यादा जो है गर्मी, यानी एहसास जो है हमें नहीं लग रहा। अब हम थोड़ी समय के लिए और छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब आपकी मम्मी सब्जी जब खिलाकर चली जाती है, फिर जब आती है, तो जैसे ही देखिए, अब हमने छुआ तो ये गर्म है, तो जल्दी से हाथ, हमने जो है उंगली हटा दिया, और कुछ जो है किसी में क्या नहीं होता है, गर्म, जैसे लकड़ी है उसको आसानी से छू सकते हैं, प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं हम लोग जो है आसानी से छू सकते हैं। तो ये बात जो है हमें बताता है कि कुछ वस्तुओं में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण जो है आसानी से होता है, और कई वस्तुओं में क्या नहीं होता बच्चों, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, या फिर ना के बराबर होता है। तो आप लोगों ने जो है, हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, हमने जो है अभी चालन के बारे में पढ़ा, है ना, कि चालन जो है किस तरह से होता है। अब जो है अगले इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अगले इसमें जो है हम लोग संवहन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगले इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, संवहन के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग जो है विकिरण के बारे में बात करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि ऊष्मा की अभिधारणा कैसे होती है ना, किस तरह से फैलता है, किस तरह से जो है ऊष्मा का संचरण कितने जो विधियों में होते हैं, 3 विधियों में होता है ना। सबसे पहला चालन, जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया, चालन के बारे में हमने चर्चा कर लिया। और दूसरा यानी चालन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंडक्शन कहते हैं। ओके, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यानी 3 प्रकार से होता है, पहला हमने बात कर लिया है, चालन के बारे में बात कर लिया है। और दूसरा जो है संवहन। ओके, दूसरा कौन सा है बच्चों, संवहन। ओके, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। और जो हमारा तीसरा है विकिरण।
तीसरा कौन सा है? विकिरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। इन सब के बारे में जो है हम लोग अपने अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ओके। तो मेरे बच्चों को मैं उम्मीद करती हूँ आज जो क्लास लिया वो सब आप लोगों को समझ में आया है। यस, हमारे विनोद कुमार जी बताइए, हमारे शहीद जगदम्बा से, ओके, सीएस बेनिंजापुर से बच्चे बोल रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को जो है क्लियर है तो मुझे बताइएगा, और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो वो भी आप लोग जो है मुझसे बताइएगा। तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जो है फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।